साहिब सलाम। द बघेली की खास सीरीज बघेल राजाओं की गौरव गाथा के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जो विद्वान भी थे, शिकार के शौकीन भी, और जिनका शासनकाल रीवा के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, महाराजा रघुराज सिंह। 19वीं सदी के इस बेहद खास शासक की कहानी सच में अद्भुत और गहरे विरोधाभासों से भरी हुई है। एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने समय की उलझी हुई राजनीतिक बिसात पर एक बिल्कुल ही अलग और अनोखी चाल चली। उनके शासनकाल को करीब से समझने के लिए उनके व्यक्तित्व के इन दिलचस्प विरोधाभासों को देखना बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वे खुले जंगल में मचान पर बैठकर भारी देशी बंदूकों से शेरों का शिकार किया करते थे, और वो भी छांग वजन की खास चांदी की गोलियों से। एक तरफ तो उनका ये राजसी और अनोखा शौक था, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बेहद उलझी हुई राजनीतिक चालें थीं। इन चालों ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ उनके संबंधों को एक गहरा रहस्य बना दिया था। महाराजा रघुराज सिंह का जन्म रीवा के राजमहल में कार्तिक कृष्ण पक्ष के दिन हुआ। शुरू से ही उनकी शिक्षा बेहतर उच्च स्तर की रही। संस्कृत के विद्वान से लेकर फारसी और अंग्रेजी तक उन्होंने हर विद्या में महारत हासिल की। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध सच कहूं तो बेहद उच्च कोटि का था। शुरुआत तो संस्कृत और फारसी के विद्वानों से हुई, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए कलकत्ता से विशेष रूप से नौकृष्ण भट्टाचार्य को भेजा था। इसके अलावा उन्होंने हिंदी, तर्कशास्त्र, वेदांत, संगीत और राजनीति की भी गहरी शिक्षा ली। मतलब एक सर्वगुण संपन्न शासक तैयार करने की ये एक बहुत ही सोची समझी और मजबूत नींव थी। इतनी गंभीर पढ़ाई लिखाई के बीच उनकी तेज बुद्धि उनके अनोखे शौक में भी खूब झलकती थी। उन्होंने 10 घरा शतरंज नाम का एक बिल्कुल ही नया खेल इजाद कर डाला। जरा कल्पना कीजिए, 10 खिलाड़ियों या 10 घरों वाला शतरंज। ये इतना पेचीदा और रोमांचक खेल था कि ये केवल रीवा राज्य में ही खेला जाता था। यहाँ तक कि शिकार के दौरान मचान पर बैठे बैठे भी वे अक्सर अपने साथियों के साथ इस 10 घरा शतरंज में मगन रहते थे। ये कालक्रम बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि सत्ता में उनका उदय कैसे हुआ। शुरुआत होती है विक्रम संवत 1894 से। तब वे युवराज ही थे, लेकिन अपने सरदारों के प्रभाव में आकर उन्होंने अपने पिता के ही सबसे खास देवान वंशीधर के खिलाफ सीधा विद्रोह कर दिया। इसके नतीजे में विक्रम संवत 1899 आते आते उनके पिता ने राजकाज से खुद को अलग कर लिया और रघुराज सिंह ने रोजमर्रा के मामलों को अपने हाथ में ले लिया। फिर फाइनली 1854 ईस्वी में ब्रिटिश एजेंट हैमिल्टन की मौजूदगी में उनका आधिकारिक तौर पर राज्याभिषेक हुआ। महाराजा रघुराज सिंह केवल एक शासक नहीं बल्कि एक निर्माता भी थे। उन्होंने गोविंदगढ़ नगर बसाया और एक विशाल तालाब भी खुदवाया जिसे विश्वनाथ सागर कहा गया। अपने पिता की ही तरह वे भी स्वभाव से बहुत गहरे धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने देश के कई बड़े तीर्थ स्थानों की यात्रा की। जगन्नाथपुरी की यात्रा तो खास तौर पर उल्लेखनीय है, क्योंकि वहीं उनकी साहित्यिक प्रतिभा निखर कर सामने आई और उन्होंने जगदीश शतक नाम के ग्रंथ की रचना की। इसी धार्मिक भावना के तहत उन्होंने लक्ष्मण बाग को राजगुरु का आश्रम घोषित कर दिया और वहां स्वामी मुकुंदाचार्य की देखरेख में एक बेहद भव्य लक्ष्मण मंदिर भी बनवाया। एक महान शासक की पहचान उसके निर्माण कार्यों से भी होती है, और इस मामले में भी वे पीछे नहीं थे। अपने राज्य की नींव और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्होंने काफी काम किया। उन्हीं के शासनकाल में गोविंदगढ़ नगर की स्थापना हुई थी, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत ही विशाल तालाब की खुदाई भी करवाई, जिसे आज विश्वनाथ सागर के नाम से जाना जाता है। खैर, अब बात करते हैं उस दौर की जिसने उन्हें सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया, 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इस दौरान महाराजा ने जो रुख अपनाया वो सच में चकित करने वाला था। उन्होंने बेहद चतुराई से एक दोहरा खेल खेला। एक तरफ ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा था और दूसरी तरफ अपनी आजादी के लिए जान की बाजी लगाने वाले स्थानीय विद्रोही। और महाराजा ने इन दोनों घोर विरोधी खेमों के बीच एक बहुत ही कड़ा और गुप्त संतुलन बनाए रखा। अगर बाहरी तौर पर देखा जाए तो महाराजा रघुराज सिंह ब्रिटिश सरकार के पक्के समर्थक नजर आते थे। ऐतिहासिक दस्तावेज साफ बताते हैं कि उन्होंने बघेलखंड क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अपनी सेना के पूरे 2000 सैनिक ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दिए थे।
और उनकी इस वफादारी जो कि दुनिया को साफ साफ दिख रही थी, उसके बदले में ब्रिटिश सरकार ने भी रीवा राज्य पर जमकर इनाम बरसाए। उन्हें सुहागपुर और अमरकंटक जैसे बेहद अहम और बड़े इलाके सौंप दिए गए। बात यही खत्म नहीं हुई। 1864 में ब्रिटिश सरकार ने उनके इस सहयोग को सम्मानित करते हुए उन्हें KGCSI की प्रतिष्ठित उपाधि से भी नवाजा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यही है। इसका एक दूसरा और बेहद खतरनाक पहलू भी था जो पर्दे के पीछे चल रहा था। कई स्रोत इस बात का दावा करते हैं कि महाराजा रघुराज सिंह गुपचुप तरीके से आज़ादी के इस आंदोलन की पूरी मदद कर रहे थे। वे उन स्थानीय विद्रोहियों और स्वतंत्रता सेनानियों को अपना संरक्षण दे रहे थे जो अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। इन नायकों में ठाकुर रणमत सिंह और लाल श्यामशाह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वाकई ये उनकी कूटनीतिक कुशलता और हिम्मत का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय महाराज रघुराज सिंह ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। उन्होंने 2000 सैनिक अंग्रेजों को सौंपे, जिसके चलते उन्हें सुहागपुर और अमरकंटक क्षेत्र मिला। लेकिन इतिहास कहता है ऊपर से साथ देने वाले रघुराज सिंह अंदर से स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक भी थे। 1862 में रीवा में एक ब्रिटिश एजेंसी स्थापित कर दी गई। हालांकि महाराजा के कहने पर उसे जल्द ही हटा भी लिया गया, लेकिन ये आज़ादी बहुत थोड़े वक्त की थी। 1870 में अंग्रेजों ने फिर से बघेलखंड पॉलिटिकल एजेंसी बना डाली और अप्रत्यक्ष नियंत्रण से शुरू हुआ ये खेल आखिरकार 1875 में जाके रुका, जब राज्य का प्रशासन पूरी तरह से ब्रिटिश हाथों में चला गया। अब यहाँ एक बहुत ही खास बात समझने वाली है। सत्ता छीनने का ये जो पूरा वाकया हुआ, उसकी वजह कोई युद्ध या सैन्य हार बिल्कुल नहीं थी। इसकी असली वजह थी एक बहुत ही गहरा वित्तीय संकट। जी हाँ, राज्य के प्रशासनिक खर्चे लगातार बढ़ रहे थे और आमदनी कम हो रही थी। इसी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था ने एक स्वतंत्र राज्य को अंग्रेजों के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक है कि खजाना खाली हो तो बड़ी से बड़ी सत्ता भी गिर सकती है। हालांकि इस वित्तीय आत्मसमर्पण के बावजूद महाराजा की दूरदर्शिता में कोई कमी नहीं थी। समय के साथ राज्य की स्थिति कमजोर होने लगी और 1875 में उन्होंने राज्य का प्रशासन अंग्रेजों को सौंप दिया। हालांकि यह एक शर्त पर था कि जनता के अधिकार और व्यवस्था बनी रहे। 1875 में जब वे ब्रिटिश सरकार को सत्ता सौंप रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत ही पक्की शर्त रख दी। उन्होंने साफ कहा कि ब्रिटिश प्रशासन के दौरान जो भी नई प्रशासनिक प्रणाली बनेगी और जनता को जो भी नए अधिकार मिलेंगे, वे सब ब्रिटिश नियंत्रण खत्म होने के बाद भी वैसे ही कायम रहने चाहिए। भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों को सुरक्षित करने का उनका ये कदम सच में काबिले तारीफ था। विरोधाभासों और कूटनीति से भरा महाराजा रघुराज सिंह का ये दिलचस्प जीवन 1880 में अपने अंजाम तक पहुंचा। अंततः 1880 में महाराज रघुराज सिंह का निधन हो गया और उनके साथ रीवा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। इतिहास एक बहुत ही बड़ा और उलझा हुआ सवाल पीछे छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या महाराजा रघुराज सिंह के उस कूटनीतिक दोहरे खेल ने रीवा की सांस्कृतिक आत्मा और विरासत को बचा लिया था, या फिर उनके राजकाज की वित्तीय कमियों ने ही अंततः इस महान राज्य की किस्मत को डुबो दिया? ये एक ऐसा ऐतिहासिक सवाल है जो आज भी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। ये थी महाराजा रघुराज सिंह की अद्भुत कहानी, ज्ञान, शक्ति और राजनीति का अनोखा संगम। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।